देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। अमूल प्लांट समेत कई परियोजनाओं की आधारशिला रखने और लोकार्पण के लिए गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। पिंडरा के करखिया गांव स्थित जनसभा स्थल के मंच से उन्होंने स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिया। आपको बता दें कि 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री का कुशीनगर दौरा, इस साल पूर्वांचल के किसी जिले में प्रधानमंत्री का पहला दौरा था। 20 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच यानी 64 दिन में प्रधानमंत्री 8 बार पूर्वांचल पहुंचे। इसमें 7 बार अलग अलग जिलों के अंदर आयोजित रैलियों को संबोधित भी किया, जबकि एक बार वर्चुअली भी जुड़े। प्रधानमंत्री ने इन 64 दिन में कुल 40 सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इसमें 13 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन शामिल हैं। 8 बार प्रधानमंत्री केवल पूर्वांचल के लोगों से रूबरू हुए। इस दौरान 32,000 करोड़ से भी ज्यादा की सौगात पूर्वांचल के लिए दी गई है। वैसे आज जब प्रधानमंत्री वाराणसी में लोगों को संबोधित कर रहे थे, तो उधर विपक्ष अयोध्या में सामने आए जमीन घोटाले को लेकर बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा था। वहीं अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बीजेपी पर समाजवादी पार्टी के विकास कार्यों को अपना बताने का आरोप लगाया। इस रिपोर्ट को देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी की जनता को कई सौगातें दी। पीएम मोदी ने पिंडरा के करखियाओं में अमूल प्लांट की आधारशिला रखने के साथ ही 27 परियोजनाएं अपने संसदीय क्षेत्र की जनता को समर्पित की। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और विपक्ष को आड़े हाथों लिया। पीएम ने विपक्षी दलों पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन लोगों ने कभी नहीं चाहा कि यूपी का विकास हो, यूपी की आधुनिक पहचान बने। उनके सिलेबस में माफियावाद, परिवारवाद, घरों, जमीनों पर अवैध कब्जा ही शामिल है। प्रधानमंत्री ने डेयरी फार्मिंग को लेकर भी कहा कि इस सेक्टर को जो समर्थन मिलना चाहिए था, वो पहले की सरकारों में नहीं मिला। 6-7 वर्ष पहले की तुलना में देश में दूध उत्पादन लगभग 45% बढ़ा है, यानी करीब करीब 1.5 गुना हुआ है। आज भारत दुनिया का लगभग 22% दूध उत्पादन करता है, करीब करीब 1/4। मुझे खुशी है कि यूपी आज देश का सबसे अधिक दूध उत्पादक राज्य तो है ही, डेयरी सेक्टर के विस्तार में भी बहुत आगे है। वहीं अखिलेश यादव ने एक बार फिर से आरोप लगाया कि सत्ताधारी दल बीजेपी समाजवादी पार्टी के विकास कार्यों को अपना बता रही है। अखिलेश यादव ने अमूल प्लांट को लेकर सत्ताधारी दल पर निशाना साधते हुए ट्वीट कर दावा किया कि सपा के समय लखनऊ, कानपुर और बनारस में अमूल के प्लांट लगाने का जो फैसला हुआ था, उसे अमल में लाने में बीजेपी सरकार ने पूरा कार्यकाल बिता दिया। अखिलेश ने आगे लिखा कि कैंची जीवी बीजेपी इस सच को छिपाएगी, लेकिन कोई अमूल कंपनी से पूछे तो वो दूध जैसा ये सफेद सच बताएंगे। उधर अयोध्या में राम मंदिर के पास जमीन लेने की होड़ में कई अधिकारियों और विधायकों का नाम आने के बाद विपक्ष ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने सरकार पर निशाना साधते हुए अयोध्या राम मंदिर की जमीन में गठित घोटाले और तमाम विकास योजनाओं पर सवाल खड़े किए। मायावती ने अयोध्या में राम मंदिर परिसर के आसपास बीजेपी नेताओं और अधिकारियों की ओर से खरीदी गई जमीन की पूरी प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की। मायावती ने कहा कि इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के स्तर से होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अयोध्या में पहले राम मंदिर के चंदे में घोटाला किया और अब दलितों की जमीन को हड़पा जा रहा है। ये मैंने मीडिया के माध्यम से मुझे भी जानकारी मिली है। ये मामला अति गंभीर है और इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और हमारी पार्टी तो ये चाहेगी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल दे तो ज्यादा बेहतर होगा। और यदि ऐसा कुछ हुआ है तो मेरे ख्याल स्टेट गवर्नमेंट को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। दलितों की जमीन जो खरीदी नहीं जा सकती थी वो खरीदी गई है, हड़पी गई है
कि कुछ जमीनें जो कम दाम की थी इस तरह से बेची गई कि ट्रस्ट को बहुत ज्यादा पैसों के लिए बेची गई। इसका मतलब है कि जो चंदा का पैसा है उसके साथ घोटाला किया गया है, भ्रष्टाचार किया गया है। अयोध्या में भूमि लेन देन में कम से कम 15 खरीदारों में स्थानीय विधायक, नौकरशाहों के करीबी रिश्तेदार जो अयोध्या में हैं या सेवा कर रहे हैं और स्थानीय राजस्व अधिकारी भी शामिल हैं, जिनका काम ही भूमि लेन देन को प्रमाणित करना था। रिकॉर्ड के मुताबिक 15 व्यक्तियों द्वारा खरीदी गई कुल भूमि 70,826 वर्ग मीटर लगभग 17 एकड़ है। फिलहाल योगी सरकार ने पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं और 5 दिन में जांच पूरी करके रिपोर्ट देने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। दरअसल लोकतंत्र में बात आज होगी वाराणसी दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से वाराणसी दौरे पर रहे और ऐसे में अमूल प्लांट समेत कई परियोजनाओं की आधारशिला रखने के साथ ही लोकार्पण के लिए गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे, यानी कि वाराणसी पहुंचे। और ऐसे में आपको बता दें कि जनसभा स्थल से, उस मंच से उन्होंने स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी दिया। साथ ही साथ विपक्षियों पर भी जमकर बरसे। इस पूरे विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे पूर्वांचल में, क्योंकि लगातार दौरे हो रहे हैं, पूर्वांचल को साधने की कोशिश हो रही है। 20 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच यानी कि 64 दिन में प्रधानमंत्री 8 बार पूर्वांचल पहुंचे हैं। इसके क्या मायने निकाले? इनमें 7 बार उन्होंने अलग अलग जिलों में आयोजित बड़ी रैलियों को संबोधित किया है। इस पर भी आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। दीपक सोनकर जी इस वक्त हमारे साथ है, बीजेपी यूपी के स्पोक पर्सन है। बहुत स्वागत है सर आपका। जेबा यास्मीन जी हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है सपा की। बहुत स्वागत है जेबा जी आपका भी। साथ ही कुलभूषण त्रिपाठी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। कुलभूषण जी बहुत स्वागत है आपका, आप स्पोक पर्सन है कांग्रेस यूपी की। सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ पर दीपक सोनकर जी आपसे है। दीपक जी, ये जो लगातार रैलियां हो रही है, जनसभाएं हो रही है, वोटरों को साधने की कोशिश हो रही है, सर क्या वजह है कि इतनी रैलियां, इतने शिलान्यास, इतने उद्घाटन हो रहे हैं? क्या इसके जरिए उत्तर प्रदेश का चुनाव जीता जा सकता है क्या? क्योंकि हाल ही में आज ही एक वाराणसी में रैली हुई जिसमें तमाम परियोजनाओं की सौगात वाराणसी वासियों को दी गई। क्या लगता है कि इससे उत्तर प्रदेश का चुनाव फतेह किया जा सकेगा? देखिए नेहा जी, जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री का प्रवास हो रहा है और लगातार उन्होंने जनता के लिए योजना पहुंचाने का काम किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप काशी की बात आज कर रही हैं, काशी में आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कुल 21 योजनाओं का सौगात देने का काम किया और 27 परियोजना का भी लोकार्पण शिलान्यास के साथ साथ अमूल दूध प्लांट का आधारशिला रखी गई। इसके साथ साथ इस जो अमूल दूध प्लांट है इसकी 475 करोड़ की लागत से इसको तैयार किया जाएगा। और मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर जो दूध का उत्पादन है वो लगातार 45% लगभग बढ़ा है और भारत के अंदर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा डेयरियों का विस्तार हुआ है तो वो उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। तो जो लगातार उत्तर प्रदेश को जो लगातार जो योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है या आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रवास हो रहा है तो लगातार जनता के हित में हो रहा है और जनता की योजनाओं के लिए हो रहा है और जनताओं के काम के लिए हो रहा है और जनता के हित के लिए हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश अनुसार उनके विजन और मिशन को एक्शन में बदलने का काम आदरणीय योगी जी ने किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 के बाद जो एक तस्वीर बदल करके सामने आई है, उत्तर प्रदेश को आज उत्तम प्रदेश बनाया है, उत्तर प्रदेश को आज नंबर 1 प्रदेश बनाया है। उत्तर प्रदेश को जो कि अंधेरे के नाम अंधेरे में डूबा हुआ प्रदेश था, टूटी सड़कों का प्रदेश था, आज उसको उजाले में लाने का काम किया है, आज उसको अच्छी सड़कों को देने का काम किया है। आप स्वास्थ्य क्षेत्र की बात ले लीजिए। ठीक है सर, लौटते हैं आपके पास। दीपक जी आते हैं फिर आपके पास। जेबा यास्मीन जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि बीजेपी सरकार से फीता काटने का काम करती है? क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपके किए हुए कामों से पर सिर्फ भाजपा अपनी मोहर लगाती है? क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि भाजपा कुछ नहीं करती? ये तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम हमने किया है और आप लोगों को काम दिखता नहीं है। हम तो कह रहे हैं देखिए, इनके पास एक ही रास्ता है, उत्तर प्रदेश का नाम ही उत्तम प्रदेश कर दे, क्योंकि नाम बदलना ही इनका काम है। बदल दें और दुनिया मान लेगी कि उत्तम प्रदेश बन गया है। हम कह रहे हैं नेहा जी, आप ना हमारी बात मानिए, ना सत्ता की और ना विपक्ष की मानिए। आप अमूल कंपनी से एक बार बात करिए और आपको पता चल जाएगा, दूध का दूध हो जाएगा और पानी का पानी हो जाएगा।
कि 2017 से पहले लखनऊ, कानपुर और बनारस में अमूल प्लांट लगाने की योजना जो थी वो समाजवादी सरकार ने बनी थी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ये काम करे, क्योंकि भाई सत्ता पलट होती है, जो भी अगली सरकार आती है उसका दायित्व होता है कि काम को आगे बढ़ाए। लेकिन मुझे अफसोस थोड़ा ये है कि ये काम करने में इन्होंने पूरे 5 साल का कार्यकाल लगा दिया। पूरे 5 साल लग गए इन्हें उद्घाटन करने में। अब जब इन्हें लगा कि 20 दिन बाद तो आचार-संहिता लग जाएगी, तो इन्होंने आनन फानन में कई ऐसी चीजों का इन्होंने उद्घाटन किया है। और अमूल प्लांट का भी ये इतना बता दें कौन सी नई योजना या कौन सी नया आइडिया इनके दिमाग की उपज है उत्तर प्रदेश को लेके, ये एक काम नहीं बता पाएंगे। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, राम मंदिर बन जाएगा, इसको ये अपना क्रेडिट लेते हैं। एक ऐसी नई योजना ये बता दे उत्तर प्रदेश में जो इनके दिमाग की उपज थी, ये लेके आए और अपने 5 साल के कार्यकाल में इन्होंने पूरा किया। मुझे लगता है प्रवक्ता महोदय नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इतना अग्रेशन में आके उत्तम प्रदेश नंबर 1 होर्डिंग, अरे दिल्ली तक नंबर 1 होर्डिंग। आप नीति आयोग की रिपोर्ट नहीं मान रहे। भुखमरी में उत्तर प्रदेश 3रे नंबर पे है गरीबी में। इस पे क्यों नहीं चर्चा होती? आप क्यों नहीं बात करते भाई? आप नीति आयोग की रिपोर्ट नहीं मानते, एनसीआरबी की रिपोर्ट नहीं मानते, विपक्ष की मत मानिए, तो आपकी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है ना, रिपोर्ट देती है, इसको तो मानते हैं आप। ठीक है दीपक जी, जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। जेवा जी एक काम की बात करी तो मैं यहाँ जेवा जी को एक ही काम की योजना बताऊंगा तो इनको मानना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश को आज उत्तर प्रदेश बनाने का काम किया है। आपने उत्तर प्रदेश के अंदर हज हाउस बनाने का काम किया, हमने राम मंदिर बनाने का काम किया। राम मंदिर का किसने राम मंदिर बनाया सर? राम मंदिर को बनाने का किसने राम मंदिर बनाया? मैंने आपसे नहीं किसने राम मंदिर, एक सेकंड भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर पाएंगे की बात कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने यही राम मंदिर की स्थापना करके राम मंदिर को बड़े किसने राम मंदिर, आपके कहने से राम मंदिर बन रहा है क्या? नहीं थी, मैंने भारतीय जनता पार्टी ने निकला हुआ एक काम बता दीजिए, कौन राम मंदिर के पक्ष में था, कौन राम मंदिर के विपक्ष में था? सर राम मंदिर के नाम पे वोट मांगना बंद करेंगे आप लोग? ये राम मंदिर के नाम का ही झंडा लेकर आप हमेशा वोट मांगते रहेंगे? इन्होंने एक काम की बात करी, मैंने काम का बात बताया, मैंने काम सर ये काम आपका है क्या? ये काम आपका है क्या? आपके कहने से राम मंदिर बन रहा है क्या दीपक सोनकर जी? कैसी बात आप करते हैं? जनता पार्टी ने जिस तरीके से राम मंदिर, और कोई दूसरी पार्टी राम मंदिर के एक खड़ी होती थी क्या? राम मंदिर की आप बात कर रहे हैं कुलभूषण त्रिपाठी जी, राम मंदिर पर भी आप सवाल खड़े हो रहे हैं। अयोध्या में जो जमीन ली गई है उस पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं, उसमें भी घोटाले की बात आप लोग कर रहे हैं, वो भी घोटाले के आरोप आप लोग लगा रहे हैं। नेहा जी, आज जो आदरणीय प्रियंका जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसी के दबाव में मुख्यमंत्री जी ने आज जांच के आदेश जारी किए हैं। अगर जो आपको नहीं लगता कि वहां पे कुछ गलत हुआ है तो जांच किस बात की आप कराने जा रहे हैं? दरअसल इनकी आदत पड़ गई है कि जब विपक्ष इनके पीछे पड़ेगा तभी उसे स्वीकार करेंगे। उस राम मंदिर को जो सबकी आस्था का विषय है उसको अपने सर पर थोपे खड़े हुए हैं। और उसके बाद अभी आदरणीय दीपक जी बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री जी लगातार प्रवास कर रहे हैं। मैं पूछना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी को इतने दौरे क्यों करने पड़ रहे हैं अगर जो आपकी सरकार ने इतना अच्छा काम किया था? जब आपकी सरकार काम नहीं करती है दीपक जी, तब आपको बार बार बताना पड़ता है कि सोच ईमानदार। इसी से पता लगता है कि आपकी सोच मक्कार है और काम बर्बाद है। जब आपकी सोच मक्कार होती है तो आपको बताना पड़ता है। जब कोई विकास कार्य नहीं करते हैं तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री सभी को आके उत्तर प्रदेश के चुनाव में जुटना पड़ता है। सेम यही आप बंगाल में कोशिश कर रहे थे, लेकिन ममता जी के काम को वहां की जनता ने सराहा। आज ठीक उसी तरह से आपके काम को जनता देख चुकी है कि सिर्फ आपने विकास किया है तो नफरत का, विभाजन का, महंगाई का, बेरोजगारी का, बलात्कार का, हत्या का, भ्रष्टाचार का, आप राम के नाम पे भ्रष्टाचार में लिप्त, चाहे वो 2G का घोटाला हो, चाहे वो बड़े बड़े घोटाले हो, और इनके युवा राजकुमार जो तो मुझे लगता है घोटाले के पूरे देश में जमीन के मामले में, भूमि के मामले कैसे प्रचलित है। दूसरा, आज जो इन्होंने सवाल पूछा मैं सवाल का भी बात जवाब देता कि जिस तरीके से आज उसमें इस चीज को लेकर के अगर आया है कोई विषय, अगर उसको लेकर के कोई चीज आई है तो उसकी जांच होकर के तो रिस्पॉन्स होगा ना। तो इसकी जांच से माने आप चाहिए किसी पटल पर जांच कराइए, हमारे किसी भी माने अगर हम दोषी है तो हम जांच कराने को मना करते। और दूसरी बात, अगर आज हम जांच कराने को भी मना करते तब भी उनको आपत्ति होती। मायावती ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में संज्ञान ले और जांच करवाए। हाँ बिल्कुल, किसी भी पटल पर जांच होगी, वो अच्छे मैंने जो भी बड़ी जांच करने का तरीका है उसकी हर प्रकार से जांच होने का काम शुरू किया जाएगा, उसके रिस्पॉन्स सामने आएगा। नहीं सर, सवाल इस बात को लेकर है ना कि जब आस्था का आपका केंद्र है और आप लोग राजनीति करते आ रहे हैं, अभी से नहीं कह रही हूं मैं तो तमाम वर्षों से बात कर रही हूँ, तमाम सालों से आप इस पे राजनीति करते आए हैं।
आस्था का केंद्र है, फिर वो राजनीति का केंद्र क्यों बन जाता है सर? और फिर वो आस्था का केंद्र वहां पर घोटालों का केंद्र क्यों बन जाता है सर? सवाल तो इस बात को लेकर है। उसको घोटाला, अभी नेहा जी उसको घोटाले का केंद्र नहीं सर, ऐसे में आरोप भी क्यों लग रहे हैं? आरोप भी क्यों लग रहे हैं? जाएगा तब आएगा, जब जांच में प्रमाणित होकर के आएगा तभी वो कहीं माना जाएगा। ये तो अभी इसमें एक तरीके से नहीं कर सकते। ठीक है, अभी जांच का विषय कुलभूषण जी अभी से नेहा जी हाँ। एक चीज जोड़ना चाह रहा था। अभी आदरणीय दीपक जी ने कहा दरअसल ये भारतीय जुमला पार्टी है, सिर्फ जुमले देती है। इन्होंने कहा 2G घोटाला हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि 2G घोटाला जिसका आरोप लगा था 1,76,000 करोड़ का, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार वो कोई घोटाला नहीं था। दरअसल कैग के बाद में नहीं दिया जाएगा, बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया और एक झूठा आरोप पैदा किया कि 2G का घोटाला हुआ, जिसे आदरणीय माननीय उच्चतम न्यायालय ने मना कर दिया, उसे ये घोटाला कहेंगे। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय जब कहेगा कि लखीमपुर कांड में वहां पर दोषी हैं आशीष मिश्रा, वहां पर सरकार अपराधियों को बचा रही, उसे ये नहीं मानेंगे। सिर्फ और सिर्फ जुमला देंगे, कोई भी घोटाला ये बता देंगे और अपने घोटाले को छुपा लेंगे। आपका ध्यान में ले जाना चाहता हूँ, कितना बड़ा डेंट आप लोगों पर लग रहा है दीपक जी। अभी तक आप लोग लगातार इस बात को कहते हैं कि देखिए हमारी जो सरकार है इसमें किसी पर भी भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा। अभी तक इसी बात को आप लगातार उठाते हैं, लेकिन अगर अयोध्या में राम मंदिर में और राम मंदिर बनाने में और जमीन आवंटन में या जमीन लेने में इस तरह के गंभीर आरोप आप लोगों पर लग रहे हैं, तो क्या वो आस्था का केंद्र जो करोड़ों लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, जो करोड़ों लोगों की आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, वो जनता माफ करेगी अगर इस तरह के आरोप लगते हैं या इस तरह के घोटाले कोई होते हैं तो? देखिए मियां जी, रामलला बिल्कुल आस्था का केंद्र है और भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा से आस्था के केंद्रों को निवारण करने का काम किया है। मैंने बताया ना कि जिस तरीके से अभी जांच का विषय, उस पर जहां भी जांच हो, किसी भी पटल पर जांच होगी, उस पर जो भी जांच के निर्णय आएगा उस पर काम करेंगे। अभी उसमें क्या निर्णय है हम जांच से पहले नहीं तय कर सकते। और जिस तरीके की बात आप बता रहे हैं त्रिपाठी जी, तो मैं तो त्रिपाठी जी को बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा अपने युवा राजकुमार को भी देख लीजिए करिए कि राजकुमार जी का कितना बड़ा बड़ा घोटाला है और उत्तर प्रदेश के अंदर कैसे आप लोग आज फ्री की टॉलरेंसी लेकर के एक घोटाले का दीपक जी, एक घोटाले का जिक्र करते रहते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय बता चुका है उत्तर प्रदेश की जनता का जुमला देते हैं, आपका जुमला अच्छे ठीक है दीपक जी, ठीक है कुलभूषण जी, जेबा जी सवाल इस बात को लेकर है। ठीक है ऐसा नहीं, एक एक करके बात रखिए, एक एक करके बात रखिए। जेबा जी सवाल इस बात को लेकर है, घोटाले के आरोप अयोध्या में लग रहे हैं, लेकिन लाल टोपी वालों से सावधान रहने की हिदायत दी जाती है। कहा जाता है कि लाल टोपी वाले रेड अलर्ट है उत्तर प्रदेश के लिए। लाल टोपी यानी कि खतरे की घंटी, प्रधानमंत्री खुद इस बात को कहते हैं। ये कैसे खतरे की घंटी है? अयोध्या में घोटाले के आरोप लग रहे हैं, तमाम चीजें निकल के सामने आ रही है, लेकिन अलर्ट रहे तो लाल टोपी वालों से। देखिए नेहा जी, अभी तो मैं दोनों प्रवक्ताओं को सुन रही थी। अभी तो यही बात हो रही थी कि तुम ज्यादा करप्ट कि मैं ज्यादा करप्ट। मुझे ये नहीं समझ में आता, दीपक जी इतनी आरोप लगा रहे हैं उनपे, कांग्रेस के प्रवक्ता पे, दूसरा करप्ट है, इससे आपका साफ चरित्र कैसे है, ये मुझे लॉजिक समझ नहीं आता। जहां तक बात हिंदुत्व की करी, मैंने आपके सामने नेहा जी आपके चैनल के माध्यम से भी इनसे एक सवाल किया था कि आप बस एक काम बता दीजिए जो आप नई आया आइडिया उत्तर प्रदेश के लिए लेके आए हो और आपने अपने कार्यकाल में पूरा किया हो। लेकिन अफसोस ना दीपक जी ने कोई सोनकर जी को बताया मैंने आपको ना, राम मंदिर आपके दिमाग की उपज नहीं है, शांत रहिए। तो इन्होंने एक काम बताने में असफल रहे। अब ये लाल टोपी को खतरा कहेंगे, भाई लाल तो हमारा खून है, लाल वैसे भी रेड अलर्ट का कलर है, ये हमारा पार्टी का कलर है, हमारे झंडे का कलर है, हमें अब किसी पे कोई टीका टिप्पणी करने से बचते हैं। लेकिन हमारे मोदी जी इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री हैं, उसके बाद भी वो इतने छोटे छोटे इश्यूज को अगर इतने बड़े बड़े मंच से बात करेंगे तो कहीं ना कहीं शर्म की बात है हमारे देश के लिए कि हम आज भी इतने साल बाद विकास मतलब आजाद होने के बाद भी मेंटली आजाद नहीं हुए हैं। अभी मैं इनकी बात सुन रही थी राम मंदिर की। आप ये बताइए,
सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी ये छीन के अपने हिस्से में लाना चाहते हैं, क्रेडिट लेना चाहते हैं। किसी के भी सरकार के कार्यकाल में ये फैसला आता, वो सरकार बाध्य थी राम मंदिर बनाने के, चाहे वो कोई भी हो। और हर कोई स्वागत करता है सुप्रीम कोर्ट का फैसले का। माइनॉरिटीज ने भी बहुत अच्छे से स्वागत किया, कोई दंगे नहीं हुए, कोई फसाद नहीं हुआ, बहुत पीसफुली चीजें निपटी, क्योंकि हर कोई उबर चुका है उन दंगों से और राम मंदिर के इशू से। लेकिन ये आज भी उसको इशू बना रहे हैं। भाई राम मंदिर आप बना रहे हैं, उसका पूरा देश स्वागत करता है, आप सड़कें क्यों नहीं बना रहे हैं? आज नेहा जी आपने देखा होगा, केशव जी का एक वीडियो लीक हुआ, वो वायरल हुआ है फेसबुक पे। वो कहीं किसी कार्यक्रम में जाते हैं और उनको घेर लिया जाता है और ये कहा जाता है कि आपकी बनाई हुई सड़कें 3 दिन में उखड़ जा रही हैं। तो आप राम मंदिर बनाने के नाम पे वोट लेंगे और सड़कें आपकी 3 दिन में जवाब दीजिए दीपक जी, जवाब दीजिए जल्दी से। जेवा जी से पूछना चाहता हूँ, जो राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले क्या राम मंदिर के पक्ष में खड़े? किसी और टॉपिक पे बात करिए सर, किसी और टॉपिक पे। राम मंदिर पे गोलियां चली थी तब भी नेताजी मुख्यमंत्री बने थे। आपने जवाब भी वही गोलियां चलवाने के बाद भी उत्तर प्रदेश की जनता ने नेताजी को मुख्यमंत्री बनाया था। आपके मुंह पे थप्पड़ पड़े थे। उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश की जनता फैसला करेगी, आप नहीं फैसला करेंगे। कानून व्यवस्था को जीरो टॉलरेंस आप मानती हैं जेबा जी, आप मानती हैं कि नेताजी ने गोलियां चलवाई? नेहा जी, अभी आपने कहा कि गोलियां चलवाने के बाद भी एक बार फिर से सराहा जनता ने। सिक्योरिटी इश्यूज के लिए अगर आप किसी को आगे करते हैं, उसको गोलियां चलवाना नहीं कहते हैं। वो आप अभी तो आपने स्वीकार किया ना, आपको ऑर्डर देने पड़ेंगे। जब आपको इतना बड़ा शांति बनाए रखना है, आपको ऑर्डर देने पड़ेंगे, पुलिस को आगे करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं होता है किसी की जाति देख के गोली चलाई जाती है। अभी मेरे ऊपर खतरा होगा, मैं सिक्योरिटी के लिए गोली चलाऊंगी या पुलिस को लाऊंगी, वो किसी एक जाति पे टारगेट नहीं होता है। वो देश हित के, देश की सिक्योरिटी के लिए चला था। ये पता होगा आपको किस तरीके। जी, दरअसल जब अपनी ही चीजें गड़बड़ हो चुकी हो और पूरी व्यवस्था को आप बर्बाद कर चुके हो, तो आपको ऐसे ही आरोप दिखाई देते हैं। जिनका अपना खुद का परिवार नहीं, अपना परिवार नहीं संभाल पाए, वो बात ही परिवार से शुरू करते हैं। न तो परिवार की समझ है, न कोई जानकारी है कि परिवार की संस्था भारतीय समाज के लिए कितनी जरूरी है। रही दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी जो रैली कर रहे हैं, मैं एक प्रश्न उठाता हूं कि एक रैली पर लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं और प्रधानमंत्री जी, दीपक जी ने खुद कहा कि लगातार प्रवास कर रहे हैं। ये 500 करोड़ रुपए जो हर बार खर्च हो रहे हैं, ये कहां से हो रहे हैं? टैक्स पेयर के पैसे को, सरकारी पैसे को, सभी सरकारी एजेंसियों को अपनी भारतीय जनता पार्टी का फ्रंटल बना चुके हैं आप। चाहे वो सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, वो तो आप कर ही रहे, दुनिया देख रही, पता है। लेकिन साथ ही साथ आप रैली के लिए, चाहे वो आरटीओ का दुरुपयोग हो, चाहे शिक्षकों का दुरुपयोग हो, कर्मचारियों का दुरुपयोग हो, आप ये जो पैसा लुटा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, इसी के पीछे छुपा हुआ है कि कोई आपका काम बताने के लिए नहीं है। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप, मुद्दे उठाना, नफरत फैलाना, उसमें बंटवारा करना। इसलिए प्रधानमंत्री जी इन्हीं बातों को लेकर खड़े हो जाते हैं। जिस प्रदेश में चुनाव होता है, मैं एक और प्रश्न पूछता हूं कि संसद की कार्यवाही में कितना समय प्रधानमंत्री जी ने संसद में दिया और कितना समय संसद के बाहर उत्तर प्रदेश के चुनाव में दिया? दीपक जी के पास इसके जवाब नहीं होंगे, न भारतीय जनता पार्टी जानती है। संसदीय व्यवस्था में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 के आधार पर प्रधानमंत्री का पद पूरी संसदीय व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और वो व्यक्ति जिसको की अनुच्छेद 75 के पॉइंट 2 के अनुसार संसद में जवाब देना चाहिए अपने कार्यों का, लेकिन वो अपने कार्यों का जवाब वहां नहीं दे रहे हैं और वो रैली करते घूम रहे हैं, परिवार पर आरोप लगाते हैं। ठीक है कुलभूषण जी, दीपक जी, सीधे से सवाल आप लोग आपसे पूछे जा रहे हैं कि 500 करोड़ एक रैली पे खर्च हो रहा है, लगातार रैलियां हो रही है, सर ये पैसा कहां से आ रहा है? संसद की कार्रवाई चल रही है, प्रधानमंत्री तमाम सांसदों को तो ये हिदायत देते हैं कि जी संसद में आप उपस्थित रहें, लेकिन एक कमेटी ऐसी बना दी जाती है जहां पर सांसदों की ड्यूटी चुनावी प्रदेश में लगा दी जाती है। प्रधानमंत्री खुद रैलियां कर रहे हैं, संसद में मौजूदगी उनकी नहीं दिखाई देती, जिसपे राहुल गांधी भी सवाल उठा चुके थे, अब कुलभूषण जी सवाल उठा रहे हैं। सर ऐसे कैसे चलेगा? जहां पर चुनाव होते हैं वहीं पर फोकस होता है क्या बीजेपी का? देखिए नेहा जी की जिस तरीके से रैली की बात है, तो रैली के साथ साथ जनता को योजनाओं से जोड़ने की भी बात है। अब जब 500 करोड़ की योजना की आप बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के आने से 500 करोड़ का खर्च होता है, तो इसका कितना बड़ा प्रमाण है कि 500 करोड़ ही खर्च होता है। दूसरी बात, अगर मैं मान लीजिए ना, आपकी बात मान लेता हूँ, 500 करोड़ कितना खर्च हो रहा है, 500 करोड़ के साथ 500 करोड़ बड़ी रकम होती है त्रिपाठी जी। आप बहाव में बह करके कह गए, इसको मान लीजिए 500 करोड़ एक बड़ी रकम होती है कि प्रधानमंत्री जी के एक रैली में 500 करोड़ रुपए खत्म होगा।
सर गुरु जी, आप बाहर में बैठ करके आप 1000 बसें लगा रहे हैं, आप इतना पता करिए 500 करोड़ प्रधानमंत्री के लिए 5,000 करोड़ खर्च कर देते हैं। आप जवाब सुन लीजिए ना, प्रचार करने पर योजना का जो बजट है उससे ज्यादा आप खर्च कर दे रहे हैं। आप 5 साल में प्रधानमंत्री कार्यालय 5,749 करोड़ रुपए खर्च करता है विज्ञापन पर। आप ये बताइए दीपक जी, आप सरकार में 4.5 साल प्रधानमंत्री जी अपने घरों में चुप करके बैठे रहते थे, कहीं किसी तरीके से किसी योजना में किसी ठीक है, जेबा जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे सुन लेते हैं। नहीं ऐसे नहीं, एक एक करके बात रखिए। जेबा जी सुन लीजिए ना, पहले आप सुन लीजिए। नेहा जी, आप दोनों प्रवक्ताओं बहन जेबा जी को भी, आदरणीय त्रिपाठी जी को भी बताना चाहता हूँ, जो काम की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर कौन से काम माने? आप काम किसको कहते हैं और किसको काम मानते हैं? उत्तर प्रदेश में हमने हर गरीब, शोषित, वंचित, तो मैंने ऐसे दलित तक योजना पहुंचाने का काम किया, हमने गरीब को मकान देने का काम किया, हमने गरीब को अच्छा जल देने का काम किया, हमने गरीब को उज्ज्वला गैस कनेक्शन देने का काम किया, हमने बिजली का कनेक्शन देने का काम किया, हमने अच्छी सड़क व्यवस्था करने का काम किया। इतना काम आपने कर दिया, फिर रैली करने की नौबत क्यों आ रही है? तो आप किसको काम कहते हैं भाई? अच्छी सड़क होनी चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छे किसी को गरीब को मकान मिल सके, दूसरे को घर मिल सके, किसको काम कहते हैं? ठीक है सर, अब सुनिए सवाल। जब आपने इतना काम कर लिया है, आप कह रहे हैं कि हमने जी 5 सालों में विकास की गंगा बहा दी, हमने तो हर क्षेत्र में काम कर दिया, सड़कें भी बना दी, बाकी सब काम भी कर दिया, लोगों को लाभान्वित कर दिया, फिर ये रैली करने की नौबत क्यों आ रही है? पूर्वांचल में प्रधानमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं, एक रैली में अच्छा खासा खर्च आता है। अगर उतना खर्च सर देश की जनता, प्रदेश की जनता को लाभान्वित करने के लिए, उन योजनाओं को और आगे बढ़ाने के लिए किया जाए जो आपने चलाई है, तो क्या नहीं लगता कि उन योजनाओं का फायदा लेकर वो वोटों में तब्दील होगा बजाय प्रधानमंत्री की रैली करने के? नेहा जी, मैं आपकी बात के साथ ही जोड़ूंगा। ये योजनाएं ही तो जोड़ने के लिए तो योजनाएं बनाई गई हैं, जनता के लिए योजनाएं बनाई गई है और जनता के हित के लिए। कैसी योजना है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में 80% विज्ञापन में खर्च कर देते हैं आप, डेंटिंग पेंटिंग में खर्च कर देते हैं आप। क्षेत्र में काम होने वाला है दीपक जी, जिस तरीके से डेयरी के सेक्टर में काम होने वाला है, ये बड़ी विडंबना है। आप लोग सुनना नहीं चाहते हैं ना, ये सुनना नहीं चाहते हैं आप लोग। मैं कह रही हूँ ये कैसी योजना है सर? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पता है आपको? 80% जो खर्चा है वो विज्ञापन में खर्च हुआ है। ऐसी योजनाएं चलाएंगे आप? बचा हुआ 20% कैसी योजनाएं चलाएंगे? कौन सी योजना की बात कर रहे हैं? उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को सिलेंडर तो मिल गया, लेकिन उसमें रिफिलिंग नहीं करवा पा रहे हैं। 1000 रुपए का सिलेंडर है, 1000 रुपए की गैस उसमें भरती है। ऐसी योजना चलाएंगे क्या सर? कैसी योजना चलाएंगे बताइए मुझे? कौन सी योजना है जिसका लाभ मिल रहा है? अब जवाब सुनेंगे आप? सुनेंगे सर, सुनेंगे, सुनने के लिए बैठे हैं, बताइए। इसीलिए तो आप बोलने देंगे तब ना, आप बोलने देंगे नहीं अभी, तभी तो जवाब सुनेंगे। सर मैं तो इतनी देर से चुप बैठी हूँ, बताइए ना, बोलिए। चलिए, तो जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश में आप महिलाओं की बात आ रही है, तो महिलाओं को किस तरीके से कितनी योजनाओं के साथ जोड़ा गया है। अभी हम लोगों ने हाल ही में देखा प्रयागराज के अंदर कितनी सारी योजनाओं को महिलाओं के साथ, मैंने आप स्वयं संस्थान के लिए 1000 करोड़ रुपए की योजनाओं के साथ महिलाओं को क्या योजना होती है सर? योजना बताइए ना मुझे। आप स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, वो योजना है क्या? वो योजना है क्या? वो तो आपने चुनावी फंड डाल दिया, तो क्या है मुझे बताइए ना। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी महिलाओं को जोड़ने का काम किया गया, और दूसरी योजना मैं बता रहा हूँ कि जिस तरीके से आज बेटी पढ़ाओ के माध्यम से भी लगातार बढ़ रहा है, तो इसमें ऐसा कोई विज्ञापन हो रहा है दीपक जी, यही तो बताया जा रहा है। त्रिपाठी जी, विज्ञापन जी, अगर विज्ञापन नहीं होगा तो जनता को बताने का काम कैसे आएगा? जनता को योजना को समझाने का काम कैसे आएगा? अगर जो योजना बताने का काम करेंगे तो बताने का योजना बताने के लिए विज्ञापन के माध्यम से अगर जो आप योजना पर सही से काम करेंगे तो बताने की जरूरत नहीं होती। अगर जो विकास जनता को मिल रहा है, लाभ जनता को मिल रहा है, तो बताने जाने की जरूरत नहीं होती, वो तो उसे पता होता है। आप सड़क बनाएंगे तो सबको दिखेगी, कितनी सारी सड़क बनाएंगे तो सबको दिखेगी। 3 दिन में टूट जाएगी, करते रहे, इसीलिए खा जाते थे। ठीक है, बीच में आने वाले लोग ठीक है सर, ठीक है, ऐसे मत करिए प्लीज।
जेबा जी बोलना चाह रही है, उनको बोलने का मौका दीजिए। जी रखिए बात। नेहा जी, मैं बस 2 मिनट का समय लूंगी इनको आईना दिखाने के लिए, और इनका कृपया करके म्यूट कर दिया जाए ताकि सुनने की भी भारतीय जनता पार्टी की आदत पड़े। ये कह रहे हैं हमने जन जन तक अपनी सुविधाएं और सब पहुंचाई हैं, तो इनसे पूछिए जिला पंचायत सदस्य चुनाव में अगर इतनी योजनाएं पहुंच गई थी गांव तक, तो इनको बहुमत क्यों नहीं मिली? अयोध्या की धरती से अगर ये राम मंदिर से लोग इतने खुश हैं, तो अयोध्या की धरती से इन्हें बहुमत क्यों नहीं मिली जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में? वो अलग बात है, गुंडई से आप अध्यक्ष जिता लीजिए, वो अलग बात है। लेकिन आपकी सत्ता में, आपके सरकार में रहते हुए जिला पंचायत सदस्य में अगर समाजवादी पार्टी बहुमत लाती है, दैट मीन्स कि लोग आपसे खुश नहीं है। आप इतने बड़े झूठे व्यक्ति हैं कि एंकर आपको फैक्ट बता रही है और आप नहीं मान रहे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में 79% जो बजट है वो प्रचार में चला जाता है, 21% उनके हिस्से के काम में आता है। उसके बावजूद आपको शर्म नहीं आ रही है नाम लेने में कि बेटी पढ़ाओ बेटी, कहाँ बेटी बच रही है, कहाँ बेटी पढ़ रही है, हमें जानने की उत्सुकता है। दूसरी बात, जब आप फैक्ट एंड फिगर पर बात ही नहीं करेंगे तो आपसे डिबेट करने में मजा नहीं आएगी। अगली डिबेट से पहली बात तो होमवर्क करके आइएगा। अब सवाल इस बात को लेकर भी है जेबा जी, अब सुन लीजिए, जिस बात का जिक्र अभी प्रधानमंत्री करते हैं, जी हम तो ये काम कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, आप कहते हैं ये तो जी समाजवादी पार्टी ने किया था और आप तो हमारे ही काम पे ठप्पा लगा रहे हैं बीजेपी का। ये क्या मैं समाजवादी पार्टी की नाकामी समझूं कि वो अपने कार्यकाल में उस काम को नहीं कर पाई, या फिर बीजेपी की उपलब्धि समझूं कि बीजेपी ने उस काम को कर दिखाया 5 साल में? इसे कैसे देखा जाए, कैसे जनता देखे इसे? आपका सवाल बहुत वाजिब है और वह बहुत शालीनता से, इनकी तरह उग्र होकर के जवाब नहीं दूंगी, शालीनता से। देखिए, कोई भी सरकार है उसे 5 ही साल मिलते हैं। 5 साल के जो आखिरी साल में काम शुरू होते हैं वो स्वाभाविक है कि अगली जो भी सत्ता पलट होगी वो काम करता है। तो अमूल प्लांट की जो आज इन्होंने बात करी, पूर्वांचल की बात करी, ये सब नो डाउट समाजवादी सरकार में, और ये ऑन पेपर होता है, ये हम आप कोई भी, ये सोनकर जी कोई भी जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन क्यों इतना डिले लगे? भाई हम 21 महीनों में एक्सप्रेसवे आगरा बना के खड़ा कर देते हैं, ये 5 साल बाद शिलान्यास करते हैं, वो भी उसके बैरियर्स तक नहीं कंप्लीट है। तो इस तरीके के तो ये शिलान्यास कर रहे हैं। अभी उधर एक जगह जाके इन्होंने मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कर दिया, बाहर से बिल्डिंग तक नहीं तैयार है, उस पर अपने पर्दे डाले और उद्घाटन कर दिया। तो इस तरीके के ये उद्घाटन कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर है। वो इनकी बातों से भी लग रहा है जब एक काम गिनाने को नहीं है तो अब शिलान्यास, उद्घाटन, इसके अलावा क्या है, जब मेट्रो को हमने चला के इन्हें दी थी, ये 1 किलोमीटर आगे नहीं बढ़ा पाए, उसको अपना काम बता रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अभी डिबेट में 15 मिनट बचे हैं, मैं अभी भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सोनकर जी एक नया काम बता दें जो ये लेके आए हो और इन्होंने अपने 5 साल। चलिए सोनकर जी तब तक याद करें अपना काम, उससे पहले कुलभूषण जी से सवाल ले लेते हैं। कुलभूषण जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, 3 दशकों से आप सत्ता से बाहर, उत्तर प्रदेश की सत्ता में 3 दशकों से जनता ने आपको नहीं सराहा, नहीं आपको ऊपर सराखों पर बिठाया, ऐसा क्या आप करने वाले हैं? एक तो 40% जो महिलाएं हैं उनको आगे बढ़ाने की आप बात करते हैं, टिकट देने की बात करती हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब ऐसा क्या कर देंगे आप जनता के लिए कि जनता आपको मौका दे और जीत का ताज पहनाए? हमारी प्रभारी आदरणीय प्रियंका जी ने जो घोषणाएं की हैं, जो प्रतिज्ञाएं की हैं, उनके आधार पर हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता वो सर घोषणाएं तो की जाती है, सर सभी घोषणाएं करते, देखिए घोषणाओं के ऊपर नहीं जाती है जनता। बिल्कुल आपकी नेहा जी, आपको कैसे मौका दें? क्या आप ऐसा खास कर देंगे? मतलब आप घोषणाएं तो देखिए, घोषणा पत्र हमेशा जारी किया जाता है, हर पार्टी की तरफ से जारी किया जाता है, आप भी कर रहे होंगे या कर चुके होंगे, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि ऐसा क्या आप अलग कर देंगे बाकी पार्टियों से कि जनता आपको ये सोचे कि हाँ इस बार कांग्रेस को सत्ता में लाना है? हाँ, यही तो बता रहा हूँ, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, उनके लिए जो हम प्रयास करने जा रहे हैं और जमीन के मुद्दे उठा के ला रहे हैं कि जिनकी वाकई जीवन में जरूरत है। मंदिर मस्जिद बहुत हो गया, बहुत विभाजन के दूसरे मुद्दे हो गए, अब हकीकत में हमें अपने जीवन के मुद्दों को संबोधित करना पड़ेगा और इसी की बात प्रियंका जी कर रही है। दूसरा, जहां भी न्याय की बात हो रही है, हमारी प्रभारी ये इमेज क्रिएट कर रही है कि अन्याय को इस प्रदेश से खत्म करना पड़ेगा। जहां तक आपने कहा 30 साल आप बाहर रहे, कहीं न कहीं हमारे संगठन की कमजोरी थी, इसलिए हम दोबारा से संगठन को भी मजबूत कर रहे हैं और प्रशिक्षण से पराक्रम तक 6ठे चरण की हमारी प्रशिक्षण की प्रक्रिया चल रही है। लगातार लोग जुड़ रहे हैं, कांग्रेस का संगठन मजबूत हो रहा है और जीवन के मुद्दों को लेकर हमारे, इसलिए जनता हमें मौका दी। सर, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत होती है क्या? बाकी राज्यों में भी आपकी सरकारें हैं, वहां पर कैसा कार्यकाल रहा है जनता वो तो देखेगी ना।
देखिए नेहा जी कि जिस तरीके से गाय को उन्होंने जिस तरीके से कुछ लोग गुनहगार मानते थे गाय को, और आज उन्होंने हमेशा गाय को माता मान करके जिस तरीके से गाय से हम लोगों को लाभ मिलने वाले लोगों को बताने का काम किया है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से अभी त्रिपाठी जी जो है गन्ना किसानों की बात कर रहे थे, तो मैं बताना चाहता हूं कि 2012 से 17 तक गन्ना किसानों को केवल 95,000 करोड़ का भुगतान किया गया था। हम लोगों ने 45 लाख गन्ना किसानों को 1,40,00,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। और उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 के बाद जब सरकार बनते ही हमने गन्ना किसानों को 10 रुपए का मूल्य बढ़ाया, और अभी हाल ही में ही हमने 25 रुपए का मूल्य और बढ़ाया। और जिस तरीके से हम लोगों ने ऑर्गेनिक खेती को लेकर के, प्राकृतिक खेती को लेकर के लगातार हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। और काशी में भी आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कि जिस तरीके से हम लोग जो प्लांट सेक्टर लगा रहे हैं, इसमें भी एक प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का भी काम उसमें भी अपने उद्बोधनों से मुद्दों में कहा। और लगातार बात हम लोग किसानों की करते हैं, तो किसान इसको लेकर के हम लोगों ने देश के अंदर किसान निधि के माध्यम से लोगों को 8-8 किस्तों देने का भी काम किया है। सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से हमने 22,000 किसानों का भी सॉइल हेल्थ कार्ड भी बनवाया। तो लगातार किसान इसकी बात हो, चाहे छात्र इसकी बात हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र की बात हो। देवा जी कह रही थी कि शिक्षा के क्षेत्र की बात अभी बता रही, तो मैं बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से बेसिक शिक्षा का हाल था, प्राथमिक विद्यालयों का हाल था, हमने उसके भी परिदृश्य को बदलने का काम किया है। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। कुलभूषण जी, उन्होंने आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि किसानों की बात नहीं करते, किसानों की नहीं सुनना चाहते? लखीमपुर कांड का जिक्र आप लोग करते हैं, आप लोग कहते हैं किसान सड़कों पर बैठे, लेकिन प्रधानमंत्री तो जब भी बात करते हैं किसानों का जिक्र सबसे पहले करते हैं। उन्होंने किसानों का जिक्र किया, क्रेडिट कार्ड का जिक्र किया कि किसानों को किस तरह से क्रेडिट कार्ड दिए गए, किसानों को अच्छा बीज दिया गया, अच्छा खाद दिया गया ताकि वो अच्छी अपनी खेती कर सके, पशुपालकों को पशुओं का घर में ही गर्भाधान हो सके, उसके लिए भी उन्होंने तमाम तरह की बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि बाकी लोगों के लिए गाय, गोबर, धन की जो बात है वो गुनाह होगा, लेकिन गाय हमारी माता है। तो क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि किसानों की बात नहीं करते? पशुपालकों के अकाउंट में फंड ट्रांसफर किया गया, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नहीं सुनते हैं? जी नेहा जी, मैं बिल्कुल आपने जो बातें कही हैं उन्हीं का संज्ञान लेते हुए अपनी बात रख रहा हूं कि हमें तकलीफ इस बात की है कि आप कहते तो है एक तरफ की गाय का और लोग नाम नहीं लेते, हम गाय का नाम लेते। जी हाँ, आप सिर्फ नाम ही लेते हैं। धरातल की जो स्थिति है, अभी बरेली में बहुत बड़ी एक खबर छपी थी कि जो गौशाला थी, जो सरकारी धन से चल रही थी, वहां पे भ्रष्टाचार की ये हालत थी कि कम से कम 50 गायों के कंकाल पाए गए। अभी वही हालत चित्रकूट की थी, वही बाराबंकी की गौशाला की खबर थी। हर जगह की गौशालाओं में आप गायों की हत्या कर रहे हैं। जी हाँ, जो हमारी माँ है, जिसका हम सब सम्मान करते हैं, उसको आप मरने के लिए आप विवश कर रहे हैं, तड़पा तड़पा के मार रहे हैं, और उसको आप अपना नाम लेना बताते हैं। इसी तरह से आप गंगा मैया ने आपको बुलाया था, और उस गंगा मैया में कोरोना की दूसरी लहर की क्या कहानियां थी, मैं ऐसा कुछ आरोप नहीं लगाऊंगा, क्योंकि वो दीपक जी और प्रधानमंत्री जी अच्छे से जानते हैं। आप सिर्फ नाम लेते हैं। किसानों के मुद्दे की जो बात हो रही है, किसानों से आपको इतनी पीड़ा थी, आपका घर घेर के वो 1 साल बैठे हुए थे, तो आप एक बार बात नहीं कर रहे थे। जहां चुनाव की बात आई, क्योंकि आप चुनाव जीवी हैं, सत्ता जीवी हैं, इसलिए आपने तत्काल एक दिन में आके घोषणा करके तीनों बिल वापस ले लिए, संसद सत्र के पहले दिन, बिना चर्चा किए। दिक्कत यही है इनकी कि न तो ये बिल लाते समय चर्चा करेंगे, न बिल वापस लेने की चर्चा करेंगे, क्योंकि यह देश को अध्यक्षीय व्यवस्था की तरह से चलाएंगे। संसदीय व्यवस्था इन्हें पसंद नहीं है, क्योंकि तानाशाही मूल प्रवृत्ति में है, और उसी तानाशाही का परिणाम है कि आप गाय का नाम तो लेंगे, लेकिन उसे मरने पर मजबूर कर देंगे। ठीक है जेबा जी, गाय का नाम लिया, पशुपालकों का जिक्र किया, किसानों का जिक्र किया, लेकिन एक समस्या ये भी है कि उत्तर प्रदेश की सड़कों पर आज जो छुट्टे जानवर है वो एक बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं। लेकिन उस ओर ना सीएम योगी आदित्यनाथ का ध्यान जाता है, ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान जाता है। जब गौशालाओं की बात करते हैं तो वहां पर भी हालात काफी बेहतर नहीं दिखाई देते। तो ये एक बड़ी समस्या है कि गाय का जिक्र तो किया जाता है, लेकिन जब उनकी सेवा करने की बात होती है, जब उन्हें पालने पोसने की बात होती है, जब उन्हें ये कहा जा सकता है कि उनकी बेहतरी की बात होती है, तब वहां पर बहुत बेहतर नतीजे निकल के सामने नहीं आते। इसका क्या मतलब है? क्या दोहरा मापदंड है क्या सरकार का? देखिए नेहा जी, अगर बातों से उत्तर प्रदेश बन चुका होता तो आज की डिबेट में 1 घंटा सोनकर जी ने बड़ी अच्छी बातें करी और वो बन गया होता, लेकिन उससे कुछ होना नहीं है।
अब इस बड़े मंच पे बनारस से अगर मोदी जी नाम ले रहे हैं किसानों का, भाई किसान, आप एक मुझे अपने चैनल पे आप मुझे एक बाइट दिखा दीजिए, छोटी सी ऑडियो या वीडियो, जो मोदी जी ने लखीमपुर में मारे गए किसानों के लिए बोली, नहीं बोला होगा। मंच पे लुभावनी बातें करना अलग है। जब आपके ही उत्तर प्रदेश में किसान मारे गए और आप नहीं आ रहे हैं, आप ना आते हैं उत्तर प्रदेश और ना ही एक बयान देते हैं, तब हमारे मोदी जी कहाँ चले गए थे? धनखड़ जी अब इस पे भी भड़क जाएंगे। गाय की जहां तक बात करते हैं, वो तो देखिए जो गोदी मीडिया है, जो कुछ चैनल है, वो कभी स्थिति गौशालाओं की नहीं दिखाएंगे, लेकिन मैं शुक्र अदा करती हूँ सोशल मीडिया का, इतनी सारी वीडियोस, पिक्चर्स वायरल हुई हैं जहाँ पे गाय बहुत दयनीय स्थिति में है। आप कहें कि गाय सिर्फ एक आपकी माता है, आपके धर्म में माना जाता है, मैं भी गाय का सम्मान करती हूँ, हम भी गाय का, भैंस का दूध पी के हम लोग बड़े होते हैं, हम भी सम्मान करते हैं। उस दयनीय हालत में आज उत्तर प्रदेश में गाय है कि आप गौशालाओं की हालत देख नहीं पाएंगे। अभी मैं शाहजहांपुर गई थी दौरे पे, गांव में इतनी ठंड का समय है नेहा जी, किसान बेचारे टेंट लगा के अपने गाय खेत की रक्षा कर रहे हैं। ऐसी ठंड जब हम लोग निकलना पसंद नहीं करेंगे, वो रातों को सो रहे हैं वहाँ पे, वो अपनी रखवाली कर रहे हैं खेत की। कहाँ गई इनकी व्यवस्था? कहाँ गई किसान की व्यवस्था? गाय आपकी माता है, आपकी माता किस हालत में आपको दिख नहीं रहा, लेकिन कब माता होती है? अभी जब वोट आएगा ना, तो वोट के दिन माता हो जाएंगी। उसके बाद गौशालाओं में मर रही है, इनका कोई मंत्री झांकने नहीं जाता है। ठीक है, लेकिन एक समस्या ये भी आई है दीपक जी सामने कि गायें जो है उनकी पूजा की जाती है, उन्हें माना जाता है, ठीक है, उनका सम्मान किया जाता है, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर भी है, जो छुट्टे जानवर है वो कहीं ना कहीं खेतों में आके फसलों को खराब कर रहे हैं, रातों की नींद खराब करनी पड़ रही है किसानों को। एक तरफ आप किसानों की बेहतरी की बात करते हैं, उन्हें आगे बढ़ाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये जो जानवर है वही कहीं ना कहीं उनकी समस्या को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। ऐसे में किस तरह से देखा जाए, क्या एक समस्या जो मुंह बाहें खड़ी हुई है उसको खत्म करने की जरूरत नहीं है? क्या आपको नहीं लगता है कि उसके लिए भी कोई एक ऐसी प्लानिंग बनाने की जरूरत है जिससे कि कम से कम किसान भी रातों की नींद तो कम से कम ठीक से ले पाए? देखिए, जिस तरीके से अभी जेबर जी बताई, तो 2017 से पहले गौ माता जी का क्या हाल था, ये सबको ध्यान में है। दूसरा बात ये, जिस तरीके से किसानों का नुकसान गाय माता जी के द्वारा हो रहा है, तो उसको लेकर भी व्यवस्था की पूरी तैयारी है। हम लोगों ने हर जिले के अंदर, हर विधानसभा के अंदर गौशाला बनाने का व्यवस्था करने का काम किया है। गौ का भी उनको पालन पोषण करने के लिए भी हम लोगों ने अपने उनकी योजनाओं के तहत काम करने का योजना बनाई है। और इस तरह लगातार हम लोग भी कैसे तरीके से बड़ी बड़ी गौशालाएं हर जिले के अंदर, हर विधानसभा स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर भी बनाने का काम लगातार चल रहा है। तो हाल ही में मुझे लगता है कि जल्दी ही उस पर पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। और जिस तरीके से आज गाय इधर से उधर, और हम लोगों ने गाय का, आपने देखा होगा कि गाय के पास में कीला लगा सरकारी बातें तो की जाती है, लेकिन वो धरातल पर भी दिखे तो जाहिर तौर पे अच्छा ही होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया, माफ कीजिए मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में इतना ही, नमस्कार।